हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज 22 जून है और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ये जो परीक्षा होनी है इस भर्ती की 4 अक्टूबर को डेट इसकी लगाई गई है कैलेंडर में। और आपको ये भी पता है कि इसका जो सिलेबस है ये डिटेल में जारी कर दिया गया है। तो सिलेबस दोस्तों 15 अप्रैल को आया था और फिलहाल जो मामला है वो कोर्ट में है। कोर्ट में क्या मामला है बात करेंगे, लेकिन पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 घंटे की परीक्षा होगी और इसमें कुल 150 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। इसमें जितने अधिक अंक आप ले आएंगे आपके चयनित होने की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो परीक्षा है इसके अंक आपके फाइनल मेरिट में ऐड होंगे। और दोस्तों जो फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें इस परीक्षा के 450 अंक और जो आपका इंटरव्यू होगा 50 नंबर का, यानी कि कुल 500 नंबर पर 500 पूर्णांक पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। दोस्तों जब आपकी परीक्षा होगी तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे और इस प्रकार से कुल 450 यहाँ पर 450 पूर्णांक रहेगा। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको और पेपर में 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे और बाकी जो 100 प्रश्न होंगे ये सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान के होंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि कुल 150 प्रश्न और 450 अंकों की ये परीक्षा होनी है। लेकिन दोस्तों इसी बीच रिजर्वेशन के मैटर को लेकर मामला कोर्ट में पहुंच गया, क्योंकि कुल मिला के आपको याद होगा कि ये जो विज्ञापन जारी हुआ था इसमें 221 सीटें थी और इन 221 सीटों में ओबीसी को केवल 20 सीटें दी गई, जबकि आप जानते हैं 221 का 27% ये 60 सीट होगी। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो 40 सीटें हैं वो कहाँ गई। और दूसरी बात ये दोस्तों कि इसमें यानी कि जो विज्ञापन जारी हुआ था, विज्ञापन का जो पैरा 10 है उसमें ये कहा गया था कि जो आरक्षण दिया गया है, आरक्षण निर्धारण जो होगा दोस्तों ये फाइनल मेरिट बनाते समय तक किया जाएगा। उसके पहले जो जिस कैटेगरी का एस्पिरेंट होगा उसी कैटेगरी में उसको रखा जाएगा। यानी कि अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है और उसका अंक अनारक्षित वर्ग से ज़्यादा भी है तब भी वो मतलब ओबीसी में ही रहेगा, और अगर एससी एसटी का है तो सोवान उसे भी अपनी ही कैटेगरी में रखा जाएगा। और अंत में निर्णय लिया जाएगा कि अगर अभ्यर्थी ने किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ नहीं लिया है तो उसे जो अनारक्षित सीटें हैं उस पर क्वालिफाई करवाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इस मैटर पर लोगों का विरोधाभास रहा। बहुत सारे लोग इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही गलत मानते हैं। वैसे दोस्तों मैं भी ये मानता हूँ कि ये जो विधि है ये गलत है। कारण ये है कि अगर कोई मान लेते हैं रिजर्व कैटेगरी का एस्पिरेंट है और अगर उसके अंक अनरिजर्व कैटेगरी के जो एस्पिरेंट हैं उनसे अधिक अंक वो प्राप्त करता है तो वो अनारक्षित सीटों पर जाने का अधिकारी है, क्योंकि उसके अंक एक निर्धारित कटाव से ऊपर हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो अनारक्षित सीटें होती हैं वो अनारक्षित होती हैं, उस पर कोई आरक्षण नहीं होता है, वो ओपन सीटें होती हैं। तो ये सारा मैटर जो था इस पर सुनवाई हुई और पूरी जो प्रक्रिया थी इस पर कोर्ट ने रोक लगाई है। कोर्ट ने भी माना कि ये जो नियम लगाया गया था आयोग के द्वारा वो गलत था। हालांकि इस पर अभी स्टे जो है जो लगाया गया था उस पर कोई नई अपडेट नहीं है। हालांकि दोस्तों बहुत सारे कोचिंग वाले ये भी कह रहे हैं कि जो परीक्षा होगी वो अपने निर्धारित समय यानी कि 4 अक्टूबर को ही हो जाएगी और जो यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया था उसमें जो विसंगतियाँ हैं आयोग एक संशोधन के माध्यम से उसको दूर कर देगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। 4 अक्टूबर मतलब आपके पास सितंबर तक का समय है और जून लगभग बीत चुका है। 1 सप्ताह का जून का समय और बचा हुआ है। और अगर परीक्षा अक्टूबर में होती है तो ऐसे अभ्यर्थी जो बिल्कुल अपनी पढ़ाई लिखाई को बंद कर चुके हैं उनको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो विज्ञापन जारी हुआ था तो 221 पद हैं और इस 221 पद पर 1,24,806 लोगों ने आवेदन किया है। एक सीट पर 565 उम्मीदवार हैं। तो यह जानकारी आरटीआई के माध्यम से आई है, सो इस पर आप बिलीव कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। और ये जो समय आपको मिल रहा है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपना सिलेबस अच्छे से देख लीजिए। सिलेबस मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। क्योंकि टेलीग्राम तो अभी भी बंद है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लें। तो दोस्तों अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए और जीएस के लिए जो क्लासेज आपकी चलाई जा रही हैं उस पर आप लोग फोकस करिए। चलते हैं अगली खबर पे। तो खबर निकल रही है कि कल जैसा कि आप लोग जानते हैं नीट परीक्षा के दोबारा परीक्षा करवाई गई है और इस बार अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो पेपर था थोड़ा टफ था और जो प्रतिक्रिया रही बच्चों की वो संतोषजनक नहीं थी। फिजिक्स के सवालों को कठिन और उलझाऊ बताया गया और ये भी कहा गया कि
पिछली बार से परीक्षा कठिन थी। फिजिक्स बहुत ज़्यादा कठिन थी, हालांकि बायोलॉजी के जो प्रश्न थे उनको आसान बताया गया और ऑल ओवर नीट का पेपर पिछली बार से कठिन बताया जा रहा है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि तमाम अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि अगर परीक्षा में देर से पहुँचे हैं तो फिर उनको प्रवेश नहीं मिल पाया है। और जो अपना संघर्ष है दोस्तों, अपने हिस्से का वो तो करना ही पड़ता है। और साथ ही साथ ऐसे लोग भी यहाँ पर धराए गए हैं जो कि नकल कराने का प्रयास कर रहे थे या फिर सालभर की तरह बैठने का प्रयास कर रहे थे। खबर बिहार से है कि नीट में कथित तौर पर दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने वाले सालभर गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस अधिकारियों का यह भी दावा है कि जल्द ही 24 से अधिक अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी हो सकती है। मतलब ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं, इनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये औरों के लिए मिसाल बन सकें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई नया फ़ोन लेते हैं तो उस समय अपना पुराना फ़ोन या तो आप एक्सचेंज कर देते हैं या फिर अगर अच्छी कीमत मिलती है तो आप उसे बेच देते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कैसीफाई एक ऐसी संस्था है जो कि पुराने रीफर्बिश फ़ोनों को बेचती है। तो वो कह रही है कि आजकल लोग मतलब अपने पुराने मोबाइल को बेचना नहीं चाहते हैं। उनको डर रहता है कि उनका जो डेटा है वो लीक हो जाएगा और डेटा लीक तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग फैक्ट्री रीसेट करके अपना जो मोबाइल है वो बेचते हैं। लेकिन आप ये भी फैक्ट्री रीसेट हुए मोबाइल से दोबारा से डेटा को रीस्टोर किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अब 10 में से 7 भारतीय अपना पुराना फ़ोन बेचने से कतरा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना पर्सनल डाटा लीक होने या गलत इस्तेमाल होने का डर है। दोस्तों आप ज़रूर बताना कि अगर आपके पुराने फ़ोन की अच्छी कीमत मिल रही हो तो क्या आप अपना पुराना फ़ोन बेचना चाहेंगे या फिर उसे आप घर में ही रखना पसंद करेंगे। और मुझे तो लगता है ना कि जो पुराना फ़ोन होता है दोस्तों, अगर वो वर्किंग कंडीशन में है भी तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कभी न कहीं भी किसी न किसी के काम घर के ही लोगों के आ ही जाता है। मुझे भी लगता है कि पुराना फ़ोन बेचने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि मतलब बहुत ज़रूरी ना हो जाए कि नहीं ये फ़ोन बेच ही देना चाहिए। बाकी अगर आपका फ़ोन इस कदर मतलब बेकार हो चुका है कि अब वो किसी काम नहीं आएगा तो उसको जो नियम और कानून है उसके मुताबिक उसको डंप करना चाहिए, क्योंकि जो ई वेस्ट है उसकी समस्या भी एक अलग स्तर पर ही बढ़ रही है और ये हमारे पूरे जीवन को प्रभावित भी कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।